Hello everyone, I'm Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do Stats की century for June 2023. We have already done maths की century. Let's do Stats की century. I hope आपने latest 5 PYQs किए हैं. Then previous वाले mock test papers and you have also covered June 2022 and December 2022 का century. If you have covered those, these are some more different questions. But yeah, those centuries are very important. चलिए भाई. I hope you know about my CA Foundation Math Stats LR CA Foundation का Google Drive video lectures, one stop solution for your maths preparation right from basics. So आप maths background से हो या नहीं, doesn't matter. We will be covering module के exercises, additional question bank, past year questions of previous 11-12 years, all mock test papers, complete doubt support directly handled by me. फिर आपको one stop solution notes मिलता है. मैंने कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, आपको और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं होगी. टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड. सो भाई और कुछ नहीं करना. सो इफ यू और योर फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर December 23 और June 2024 ऑनवर्ड्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. स्टैटिस्टिक्स में मोर ऑफ थ्योरी, तो थोड़ा फास्ट फटाफट कवर करेंगे यार. The difference between upper limit and lower limit of a class is called class interval, mid value, class boundary, frequency. क्लास इंटरवल बोलते हैं उसको, सही है. अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, क्लास वेट, क्लास इंटरवल, जो भी बोलो. मिड वैल्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिड पॉइंट या तो फिर क्लास मार्क, सही है. लोअर लिमिट, अपर लिमिट, नो क्लास मार्क. परफेक्ट, जम रहा है, राइट. ओगिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज. अब ओगिव कर्व बनता कैसे यार? एक्स एक्सिस पे आप अगर समझो मैं LCF बना, सॉरी, लेस देन ओगिव कर्व बना रहा हूं, तो जो एक्स एक्सिस है उस पे अपर लिमिट होगी क्लास की, और वाई एक्सिस पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी. तो वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज अपन प्लॉट करते हैं. इसके लिए ओगिव कर्व को क्या बोला जाता है भाई? वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है. चलिए, और आपको वो भी समझता है. MCF LCF बोल रहा हूं. लेस देन ओगिव कर्व और मोर देन ओगिव कर्व इंटरसेक्ट एट द पॉइंट कॉल्ड मीडियन, या तो Q2, कुछ भी बोलिए. अब कुछ क्वेश्चंस टाइप भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको फर्स्ट चैप्टर से. चलिए करते हैं, क्या बोल रहे हैं. There were 200 employees in an office in which 150 were married. Total male employees were 160, out of which 120 were married. What was the number of female unmarried employees? तो अगर आप इधर देखेंगे तो दो चीजें हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड. तो ऐसा बना ले अपन, एक है मेल, एक है फीमेल वाला डिपार्टमेंट, और दूसरा मैरिड और अनमैरिड. अपन को क्या समझता है भाई, ये टेबल में होगा, और इन सबका कॉर्नर इधर टोटल आएगा 200, जो बोला है क्वेश्चन में कि 200 है टोटल. अब देखते हैं क्या बोल रहा है. आउट ऑफ 200 एम्प्लॉइज 150 वेर मैरिड. तो टोटल मैरिड 150 है. टोटल मैरिड इधर पता चलेगा. ओके, तो मैंने बोला टोटल मैरिड 150 है. मैरिड प्लस अनमैरिड 200 होना चाहिए, तो अनमैरिड 50 हो गए. ये ऐसा एडिशन, क्लियर. टोटल मेल एम्प्लॉइज वर 160. तो टोटल मेल कितने भाई? 160. टोटल मेल 160. तो फीमेल कितने हो गए? 40, क्योंकि 160 प्लस 40 विल बी 200. नेक्स्ट, आउट ऑफ विच 120 वेर मैरिड. तो 120 कौन है? मेल जो मैरिड है. तो मेल जो मैरिड है वो 120 है, तो आप इधर लिखेंगे उनको. अब पूरा टेबल आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. 120 में कितना ऐड करेंगे तो 160 मिलेगा. अरे बाबा 40. 120 में क्या ऐड करेंगे तो 150 मिलेगा 30. 40 में क्या ऐड करेंगे तो 50 मिलेगा 10. तो आपका पूरा अभी ये टेबल कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन ने क्या मांगा? व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल अनमैरिड. तो फीमेल अनमैरिड कितने हैं? 10. इजी. तो ये अपना आंसर. क्लियर. चल, what is an exclusive series in which both upper limit and lower limits are not included? नहीं. in which lower limit is not included? no. in which upper limit is not included in that class, it is included in the next class. सही है. so in which upper limit is not included is called exclusive series या तो continuous. the best method to collect data in case of natural calamity is. natural calamity अगर होगा तो भाई आप उधर देख रहे होंगे कि फ्लड आया या अर्थक्वेक आया, तो आपने वो देखा है. तो अगर कोई आपको मतलब डेटा अगर कलेक्ट करना है, तो कोई भी आके, यूजुअली अगर न्यूज़ चैनल है तो आपसे आके आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लेता है. आपने देखा है, वो डायरेक्ट आपने देखा है, तो अपन ने इसको क्या बोला भाई? पर्सनल इंटरव्यू. चल, द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज कॉल्ड. पूरा जो ऊपर वाला पार्ट है टेबल का, उसको क्या बोला जाता है? बॉक्स हेड, जिसमें कॉलम सब, ये सब चीज़ें आ गई. पक्का, राइट. टेबल के बारे में सब चीज़ें पढ़ लेना है, रोज कॉलम स्टब, वो सब चीज़ें, कैप्शन, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में. चल, frequency density is used in the construction of.
अब हिस्टोग्राम में जब क्लासेस अनइक्वल विड्थ के हो जाते हैं तब भी तो हिस्टोग्राम प्लॉट किया जाता है, लेकिन वो केस में अपन को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कंसीडर करना पड़ता है, तभी अपन जाके हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा भाई। तो हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करते हैं व्हेन देयर आर अनइक्वल विड्थ का क्लासेस। चल अगेन फ्यू मोर क्वेश्चंस। ऐसा क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 300 फॉर द फॉलोइंग डेटा। आई गेस ये प्रीवियस सेंचुरीज में हुआ है कभी, तो शायद मैंने ट्राई किया है कि आउट ऑफ दिस 100 क्वेश्चंस मोस्टली मैक्सिमम 5 या 10 ही क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस सेंचुरीज में होंगे, बाकी मैंने और ट्राई किया जितनी वैरायटी अपन कवर कर सके। आई हैव ब्रॉट सम मोर डिफरेंट क्वेश्चंस, आई हैव फोकस्ड मोर ऑन प्रीवियस एमटीपीज, कुछ बाहर का क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यूज भी है। चलिए, तो 250 और 300 के बीच में अपन को चाहिए, क्या बोला, मोर, तो इधर देखो क्या दिया आपको दिख रहा है, मोर देन 250, मोर देन 300, ओए मोर देन 200, मोर देन 250, मोर देन 300, मोर देन 350। एक चीज अपन को क्या समझता है, अपन ने किया है, अगर मोर देन वाला कॉलम दिया है तो बाजू में जो फ्रीक्वेंसी की कॉलम होती है वो किसकी होती है भाई, एमसीएफ की होती है। बहुत बढ़िया। तो ये जो कॉलम दिया हुआ है 56, 38, 15, 0, ये क्या है, एमसीएफ। एमसीएफ में अपन क्या करते हैं, नीचे से ऊपर ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसी अपन ऐड करते जाते हैं। तो एमसीएफ दिया है बट अब मेरे को इससे चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो आपने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी से एमसीएफ कैसे आने का, नीचे से ऐड करते ऊपर ऊपर ऊपर, तो एमसीएफ से फ्रीक्वेंसी कैसे जाने का, ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। तो किया, 56 में से 38 गया, कितना आ रहा, 18, 38 माइनस 15 कितना, 23, 15 माइनस 0 15, और ये लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन एज इट इज। तो मेरे को फ्रीक्वेंसीज मिल गई है, अब मेरे को क्लासेस बनाना है। इसने क्या बोला, मोर देन 200, मोर देन 250, तो मोर देन 200 और 250 के नीचे तो ये क्लास क्या रहेगा, 200 से 250, मोर देन 200 और नेक्स्ट है मोर देन 300, तो ये क्या रहेगा, 250 से 300, ये 300 से 350, और वो लास्ट वाला मोर देन 350 है। अगर सेम करना चाहो तो 300 से 400 भी लिख सकते हैं, टेकिंग इक्वल विड्थ। क्वेश्चन ने क्या मांगा, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 300, कितने हैं, 23 भाई, बहुत बढ़िया इजी। तो ये जो दिया था ये क्या दिया था, एमसीएफ कैसे पहचाना, बिकॉज मोर देन दिया हुआ है। चल, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द इनकम्स ऑफ 90%, तो टोटल 90% है, ओके। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अर्निंग मोर देन 2000, तो 2000 से ज्यादा अर्न करने वाले कितने मेंबर्स है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप, जितना आपको इंटरेस्ट है अपॉन टोटल इंटू 100। उसने क्या बोला, मोर देन 2000, तो ये भी 2000 से ज्यादा, ये दिख रहा है, जिनने 2000 से 2500 कमाया, 2500 से 3000, 3000 से 3500, ये सब लोग का इनकम 2000 से ज्यादा है, सिर्फ तेरा इनकम 2000 से कम है। तो अपन ने क्या बोला, या तो इन सबको ऐड कर लो या 90 में से 13 माइनस कर दो यार, कैसा भी। 32 प्लस 20 प्लस 25 कम्स आउट टू बी 77 आउट ऑफ टोटल इंटू 100, तो 77 into 100 divided by 90 comes out to be 85.55, means 56 बोल सकते हैं आप। चलिए आगे, सो इधर स्टैटिस्टिकल डिस्कशन खत्म होता है। लेट्स गो विथ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मीडियन इज बेस्ड ऑन, आवाज आ रहा है, हेलो हेलो, which of the following statement is true, median is based on all observations, median सब observation पे based है, नहीं बीच के observations में। the mode is the mid value, no, highest frequency data, the median is the second quartile, yes, Q2 मतलब median होता है, एक और चेक कर लो, the mode is the fifth decile, no no no, so good question। which of the following is positional average, median, GM, HM, AM, positional average ये चारों में से कौन है भाई, median, बहुत बढ़िया। the pair of observations averages whose value can be determined graphically, तो तीन दिया है, मीन, मीडियन, मोड। मीडियन अकेला है जो ग्राफ से नहीं आता, मीडियन यस ओगिव कर्व, मोड हिस्टोग्राम, तो मीडियन और मोड आपको ग्राफ से मिल सकता है। फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओपन एंड से सबसे बेस्ट कौन सा, जो सिर्फ सेंटर में ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वो कौन है भाई, मीडियन। अब आप बोलेंगे सर मोड भी तो होता है, बट मीडियन और मोड में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे बेस्ट कौन है भाई, मीडियन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। चल नेक्स्ट, इफ x and y are related as x minus y minus 10 equal to 0, the mode of x is given, then the mode of y is, अब इधर क्या हो रहा है ना, आपको चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, बट मोड, मीडियन और मीन का क्या बेनिफिट है या क्या पॉइंट है, बेसिकली दे आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एज वेल एज चेंज ऑफ ओरिजिन। तो सिंपल टर्म्स में आपको करना क्या है, ये जो इक्वेशन है इसमें सीधा x
मोड डाल दीजिए, वाई मोड मिल जाएगा। चल क्वेश्चन ने क्या बोला, एक्स मोड आपको गिवन है 23, आपको चाहिए वाई मोड, वाई का मोड चाहिए। तो क्या करने का, सीधा ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का। लेट्स डू दैट। तो क्या किया, एक्स के जगह 23, वाई मोड अपन को फाइंड करना है -10 = 0। तो क्या मिला, वाई मोड उधर लेके जाओ, तो वाई मोड उधर जाके पॉजिटिव हो गया। 23 - 10 कितना, 13। सो व्हाट इज द मोड ऑफ वाई, 13। इजी। चल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द ऑब्जर्वेशन। अब एक चीज नोट करना, आपके एग्जाम में क्वार्टाइल फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना, डेकाइल, परसेंटाइल कुछ भी आ सकता है, D6, P28 ऐसे वैराइटीज एक रॉ डेटा के लिए वेरी हाई चांसेस पूछता है, कभी कभी मीडियन भी पूछ लेता है भाई। चल, इसने क्या मांगा, फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, सबसे पहले n निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। n अपना 8 है, रॉ डेटा है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। चल, 10 12 15 16, 10 12 15 16 18 20 23 28 लग गया, 18 20 23 28। चल सही है। अब मेरे को क्या चाहिए, Q1 का वैल्यू चाहिए। आप डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू ऑफ 1 × n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 1 बाहर है, n+1 मतलब 8 + 1 9 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन अपन को चाहिए। तो 9/4 कितना होता, 2.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। इसको आप कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ऐसे अपन टुकड़ा करते हैं। चल, सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन है अपना, 12 असेंडिंग ऑर्डर वाला भाई। 0.25 इंटू थर्ड कौन, 15 - 12। चल कैसे कर रहे, 15 - 12 इज 3, 3 इंटू 0.25 कितना, 0.75, उसमें 12 ऐड करिए, कितना 12.75। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल नंबर 1, 12.75। चल, इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन। तो मीडियन कौन होता है, जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। अगर 4 ऑब्जर्वेशंस है तो इनका मीडियन कैसे निकालेंगे, जो सेंटर की 2 ऑब्जर्वेशन है उनका अपन एवरेज लेते हैं, पक्का। ऑप्शन देखते हैं, एनी ऑफ द 2 मिडल मोस्ट वैल्यू, नो, द सिंपल ऑफ एवरेज ऑफ द मिडल 2 ऑब्जर्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, द सिंपल एवरेज ऑफ दिस 2 मिडल वैल्यूज। तो 4 ऑब्जर्वेशन इवन, तो बीच के 2 का सिंपल एवरेज, वेटेड नहीं अब है। चल आगे, द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड व्हेन अ कांस्टेंट a is added to each observation the mean becomes 13। अपन को क्या पता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क गिरता है मीन को। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने a ऐड किया तो मीन कितने से बढ़ेगा, a से। इधर क्या बोल रहा है, मीन तुम्हारा 3 से बढ़ा तो a क्या होगा, 3। सिंपल। सो इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3, ओनली इन दैट केस द मीन विल आल्सो इंक्रीज बाय 3। चल नेक्स्ट, तो ये वाला अपना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यार, अपन ने हमेशा किया, न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस नेट चेंज अपॉन n। ये अपन ने देखा हुआ फॉर्मूला है, वो आपने प्रीवियस सेंचुरीज में भी ये कवर किया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। चल आगे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x बार इफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 1, सेकंड ऑब्जर्वेशन बाय 2 एंड सो ऑन, देन द न्यू मीन इज। ये प्रीवियस सेंचुरीज में था। तो पॉइंट क्या है इधर, आपको बोला भाई ओल्ड मीन दिया हुआ है आपको x बार, फिर क्या बोला, ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को 1 से मतलब +1 हुआ, सेकंड ऑब्जर्वेशन +2, थर्ड +3, फोर्थ +4, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन +5, nth ऑब्जर्वेशन में +n हुआ। तो क्या चेंज आ रहा है, 1 पहला वाला में ऐड हुआ, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा सब में एडिशन होते जा रही है, 1 से लेके n तक ऐड हो रहा है। इतना क्लियर है। तो अब मैंने क्या बोला, एज पर दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैंने क्या बोला, न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन कितना, x बार प्लस। अब मेरे को बताओ ये केस में नेट चेंज कितना है भाई, नेट चेंज मतलब आपको समझ है, ऑब्जर्वेशंस में जो एडिशन हुआ है वो चेंज हुआ है। जो देख समझ, जो पहले 10 था वो तो 10 ही है, उसमें एक ऐड हुआ तो 11 हुआ, वो तो 10 तो है ना, तो चेंज कितने का हुआ, 1 का। सेकंड अगर 11 है तो उसमें एक और ऐड हुआ तो 2 है, मतलब सॉरी 2 ऐड हुआ तो 13 हुआ, तो 2 का चेंज हुआ, तीसरे में 3 का चेंज हुआ। ऐसे समझ है आप, राइट। तो नेट चेंज क्या है, ऐसा बोल सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 टिल n। तो आप इधर कर क्या रहे हो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और अपन ने AP GP सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है, n × n+1/2 होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पक्का। तो ये अपना नेट चेंज है जो ऊपर के फॉर्मूला में डाल रहा। न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस नेट चेंज कितना, n × n+1/2,
द होल अपॉन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर, n. क्या करेंगे आप, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ऐसा. ये जो n है वो n अपॉन वन पलटी मारेगा तो 1 अपॉन n होगा, n और n कैंसल. सो व्हाट्स द आंसर, x बार प्लस n प्लस वन अपॉन टू. तो विच इज आवर ऑप्शन बी. क्लियर. चल, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स होल्ड. ये रिलेशनशिप पे बहुत क्वेश्चन वैरायटी में आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता. फिर अभी मॉक टेस्ट पेपर 1 या 2 में अपन ने किया था जून 23 का, उधर कुछ एक अलग रिलेशन था. फिर कभी कभी मीन मोड दे देंगे, मीडियन मांगेगा, कुछ तो चीजें होती रहती है, बट दिस रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट. चल भाई, कौन सा सही है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन. फर्स्ट वाला ही राइट लग रहा भाई मेरे को तो. मीन माइनस मोड इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन. क्लियर, पक्का. चल सही है. ये कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सॉल्व करके कमेंट करिएगा. तो यू कैन पुट इन कमेंट बॉक्स, ए का आंसर ये है, बी का आंसर ये है. देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस कमिंग अप जो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, जो मुझे लगता है सेंचुरी में होना चाहिए था, बट सेंचुरी मीन्स 100, सो आई कैन नॉट पुट लाइक मोर देन 100, लाइक 150, तो अजीब हो जाएगा. एनीवेज, सो यू कैन कमेंट द आंसर्स. ओके, चलिए क्या बोल रहे हैं. नेक्स्ट, अ वेरिएबल अज्यूम्स द वैल्यू 1 2 3 4 5 with frequencies as 1 2 3 4 5, then what is the arithmetic mean. तो बोल क्या रहा है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज क्या है 1 2 3 4 5 और उसकी फ्रीक्वेंसीज है 1 2 3 4 5. मतलब ये ऐसा हुआ xi 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसी भी कितना 1 2 3 4 5. मैंने छोटा लिखा है, बट इधर पॉइंट क्या है, आपको अनग्रुप डेटा के लिए मीन निकालना है. कैसे निकालते हैं, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. समेशन एफ आई एक्स आई मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी और एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लीकेशन. तो इधर कैसे होगा, वन जो ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, समेशन मतलब एडिशन, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर. अरे क्लियर है या नहीं, अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5. आप इधर वो फॉर्मुलाज यूज कर सकते हो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. डायरेक्ट कैल्सी में डाल देते हैं. नीचे दिख रहा है 5 10 15, ऊपर कैल्सी में करें 1 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू इज इक्वल टू 3 इंटू इज इक्वल टू 4 इंटू इज इक्वल टू 5 इंटू इज इक्वल टू दबाए GT 55 55 अपॉन 15. आंसर फ्रैक्शन में, लेट्स काटा कुटी. 5 11 जा 5 3 जा, तो आंसर कितना आ रहा 11 अपॉन 3. क्लियर. चलो, if there are two groups with 75 and 65 as harmonic means containing 15 and 13 observations, then combined harmonic mean is. combined HM का फॉर्मूला लिखा है मैंने, n1 plus n2 upon n1 upon h1 plus n2 upon h2. तो अब आपको दो ग्रुप के हार्मोनिक मीन्स दिए और मांगा कंबाइंड. तो आप क्या बोले, कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या होता है, ऊपर ऑब्जर्वेशंस 15 प्लस 13, नीचे n1 15 का हार्मोनिक मीन 75, 13 का हार्मोनिक मीन 65. ये काटा कुटी थे कोई इजीली हो रहा है अगर आप देख रहे हो तो. 15 1 जा 15 5 जा, 13 1 जा 13 5 जा. या तो आप सीधा कैल्सी में भी डाल सकते हो यार. कैल्सी में कैसे कर रहे हैं, अगर सीधा कैल्सी में कर रहे तो 15 डिवाइडेड बाय 75 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 65 इक्वल टू आपने दबाया GT, तो 0.4 अपना डिनोमिनेटर है, आप उसको m प्लस में स्टोर कर दो चाहिए. तो न्यूमरेटर 15 प्लस 13 28, तो 28 डिवाइडेड बाय 0.4 यार, 28 डिवाइडेड बाय MRC कितना आ रहा 70 आंसर. या तो आप नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, विच एवर वे यू वांट. चल नेक्स्ट, इफ एवरेज मार्क्स फॉर ग्रुप ऑफ 30 गर्ल्स इज 80, a group of boys is 70 and combined average is 76, then how many boys are there in the group. combined मीन के ऊपर डेफिनेटली हाई चांसेस एग्जाम में सम आता है. इधर क्या बोल रहा है समझ रहे हैं, पहले ग्रुप में 30 गर्ल्स है, दूसरे ग्रुप में कितने बॉयज है नहीं पता, गर्ल्स का मीन पता है, बॉयज का मीन पता है और कंबाइंड मीन अपन को पता है. यू नीड हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द ग्रुप. तो ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला तो ऐसे बनेगा 76 इज इक्वल टू 30 इंटू 80 प्लस नंबर ऑफ बॉयज इंटू 70 अपॉन 30 प्लस n2. तो सबसे बेस्ट रिवर्स ट्रिक यूज कर ले, ए ऑप्शन n2 के जगह डाल के देखते राइट हैंड साइड सॉल्व करते 76 आ रहा है या नहीं, कैसे कर रहे देखते. चल 30 इंटू 80 इक्वल टू, लेट्स अज्यूम 21 बॉयज आर देयर, सो 21 इंटू 70 इक्वल टू आपने GT दबाया तो 3870 इज द न्यूमरेटर का एडिशन डिवाइडेड बाय 30 प्लस 21 विच इज 51. मेरे को आ रहा है 75.8, बट दैट शुड हैव बीन 76, तो ए आंसर नहीं है. बी चेक करते, 20 डालते, 30 इंटू 80 इक्वल टू, फिर 20 इंटू 70 इक्वल टू GT दबाया 3800 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 50 कम्स आउट टू बी 76. तो माई आंसर इज बी. शॉर्ट. नेक्स्ट चल,
Sum of squares of deviations of the given values from the dash is minimum. Sum of squares of deviations of the given observations from their arithmetic mean is minimum. ध्यान से, sum of squares बोला, आप बोलेंगे मीडियन कब आता, तब वो एब्सोल्यूट डिविएशंस की बात करता है. आई होप इट इज क्लियर. और सिर्फ सम ऑफ डिविएशंस बोला फ्रॉम अरिथमेटिक मीन तो जीरो. वेरी इंपॉर्टेंट. चल अब दो तीन यूनिक टाइप के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं यार, एवरेज निकालने के लिए कुछ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, तो वो मैंने एक दो वैरायटी ली है. आई होप यू विल बी एबल टू क्रैक इट. चलिए क्या बोल रहे हैं. द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स वाज 80, बट इट वाज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ टू ऑफ देम वर 46 and 28, which was wrongly taken as 64 and 82. Find the revised or the new or the corrected mean. तो बोल क्या रहा है, 50 लोगों का एवरेज 80 है, तो क्या बोल सकते हैं आप, देखो ऐसा बोल सकते हैं x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n. तो आपको पता है टोटल कितने स्टूडेंट्स है 50, एवरेज कितना है 80, तो समेशन x आएगा क्या, व्हाट इज सॉरी समेशन x है कितना 80 into 50 comes out to be 4000, what is 4000, sum of all the observations या sum of all the marks. अब उसने क्या बोला, एक्चुअली आपको लेना चाहिए था 46 and 28 which was wrongly taken as 64 and 82. तो आप क्या बोलेंगे, सर ये टोटल में जो गलती है उसको माइनस करिए और जो सही है उसको ऐड करिए. तो अब मैंने बोला समेशन x करेक्ट वाला क्या हुआ सर, 4000 में से गलती माइनस करो, 64 और 82 जो सही है उसको ऐड करो. ठीक है स्क्रीन में, हाँ. तो अब क्या बोले 4000 माइनस 64 माइनस 82 प्लस 46 प्लस 28, दिस कम्स आउट टू बी 3928. अब मीन निकाल सकते क्या, 2 मार्क्स कम हुए, वही 2 मार्क्स रिप्लेस हो गए, तो ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में चेंज हुआ नहीं. तो क्या बोले 3928 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ रहा है बाबा, 78.56. क्लियर. सो व्हाट इज द रिवाइज्ड एवरेज इन दिस केस, 78.56. आपके पास और कोई शॉर्टकट है आप यूज करिए, कोई टेंशन नहीं. चलिए एक दो और थोड़ी अलग टाइप के क्वेश्चंस, बट आप कर सकते हैं. द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14. व्हेन द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड इन द एवरेज इज इंक्लूडेड, द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1. फाइंड द एज ऑफ टीचर. आप इसको एकदम ओरली भी कर सकते हो, बट मैं थोड़ा डिटेल प्रोसीजर बता रहा हूँ जस्ट इन केस कुछ ऐसा अलग चीजें आए तो आपको पता होना चाहिए. ये आप डायरेक्टली कर सकते हो. 30 ऑब्जर्वेशंस पे एक इंक्रीज हो रहा है और एक नया बंदा भी ऐड हो रहा है, तो आप उससे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो. आई नो, बट लेट्स डू इट नॉर्मली. द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14. तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ, सेम एवरेज क्या होगा, समेशन x अपॉन n. द एवरेज इज 14, तो मैं सम ऑफ एजेस निकाल सकता हूँ. समेशन x कितना आएगा, 14 इंटू 30 कितना आ रहा है बाबा, 420. तो व्हाट इज 420, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास. नाउ बोल क्या रहा है, अब टीचर का एज ऐड हुआ इसमें, तो ये 420 में आपने एज ऑफ टीचर ऐड किया, फिर आपने एवरेज निकाला. अब मेरे को वो तो बोलो कितने टोटल लोग हो गए, देयर वर 30 बॉयज एंड 1 टीचर केम एक्स्ट्रा, सो देयर आर 31 ऑब्जर्वेशन. नाउ न्यूमरेटर क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, राइट. 420 सम ऑफ ऑल द बॉयज प्लस द एज ऑफ टीचर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज इक्वल टू द मीन. और मीन क्या हुआ, एक से बढ़ गया, पहले मीन था 14 अब हो गया 15. लेट्स फाइंड, क्या बोले 15 इंटू 31 कम्स आउट टू बी 465, उसमें से 420 माइनस, ये ऐसा होएगा ना, 420 प्लस ए इज 15 इंटू 31, और फिर आपने 420 माइनस किया, तो कितना आ रहा मेरे को 45 ईयर्स. सो व्हाट्स द एज ऑफ द टीचर, 45. आई नो यू कैन डू इट ओरली, बढ़िया. अब ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, चेक करते हैं. The average age of a group of 20 students was, of 10 students was 20 years. The average age is increased by 2 years when 2 new students join. What is the average of 2 new students who join? ध्यान से धीरे धीरे करते हैं. सबसे पहले सेम तरीके से करें, आप इधर समेशन x निकाल सकते हो. समेशन x कैसे आएगा, 10 इंटू 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू देयर मीन विच इज 200. अब क्या बोल रहा है, द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 2 years. तो पहले एवरेज कितना था 20, अब 2 से बढ़ गया, मतलब एवरेज 22 हो गया. एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. चल समेशन कैसे आएगा, उसने क्या बोला 2 न्यू स्टूडेंट्स हैव जॉइन. तो पहले टोटल 200 था 10 स्टूडेंट्स का, अब 2 लोग ने ज्वाइन किया, A1 और A2 लिख देता मैं, अपॉन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. पहले 10 स्टूडेंट थे, अब 2 ने और ज्वाइन किया, मतलब 12 स्टूडेंट्स हो गए. क्लियर. तो ये सॉल्व करते, 22 इंटू 12 कम्स आउट टू बी 264.
तो 200 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो मेरे को क्या मिला, A1 प्लस A2 इज 64. नाउ व्हाट इज A1 प्लस A2? सम ऑफ, क्या एजेस की बात की, राइट, सम ऑफ एजेस ऑफ द टू स्टूडेंट्स. अब ध्यान से क्वेश्चन ने क्या मांगा आपको, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड. तो अब वो दोनों का टोटल तो ये है, एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, दो लोग है ना, तो दो लोग है तो डिवाइड भी तो 2 से करेंगे, तो 64/2 माने 32. सो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टू न्यू स्टूडेंट्स, 32. देखो 64 भी दिया है कंफ्यूजन करने के लिए. आई होप इट इज क्लियर. इधर बहुत इंपॉर्टेंट था यार, आई होप आपने मिस्टेक नहीं किया. चल किया होगा आपने, आई नो. चलिए लेट्स स्टार्ट विद डिस्पर्शन यार. मेजर ऑफ डिस्पर्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग कंसिस्टेंसी बिटवीन द टू सीरीज. जब भी कंसिस्टेंसी की बात होती है सीवी पिक्चर में आता है भाई. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको ये भी पता होगा, नहीं तो रिवाइज मार लेते. अगर सीवी ज्यादा है तो वेरिएशन ज्यादा है, मतलब कंसिस्टेंसी कम है रे बाबा डेटा में. वेयर एज if CV is less means consistency is more. Hence, to check the consistency between data, we go to coefficient of variation. I'm in the center of the screen. Yes, let's continue. Next, mean दिया है 5, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 2.6, आपको मीडियन दिया है, क्वार्टाइल डिविएशन दिया है. क्या मांगा है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन भाई, Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100. क्वेश्चन में क्या डेटा दिया आपको, QD दिया है और मीडियन दिया है. व्हाट डू वी नो, ये जो फ्रैक्शन है इसमें आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. जस्ट आई एम शोइंग यू द डेरिवेशन एक्चुअली. अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो कोई टेंशन नहीं है. क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, यस. ये क्यों किया, ये न्यूमरेटर कौन है, Q3 minus Q1 upon 2. Sir, this is quartile deviation. What is this? Q3 plus Q1 upon 2. This is median into 100. चल quartile deviation बोला 1.5, median बोला 5 into 100. Let's do 1.5 into 100 divided by 5 comes out to be 30. Clear? First quartile 142. Semi interquartile range is 18. The median is, again good question. Semi interquartile range मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है क्वार्टाइल डिविएशन. आई होप दिस इज क्लियर. चल सॉल्व कर रहे तो क्या बोला अपन ने, क्वार्टाइल डिविएशन क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. इज दिस क्लियर. क्वार्टाइल डिविएशन यानी सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज दिया आपको 18, Q3 नहीं पता, Q1 142 अपॉन 2. सो क्या हुआ, 18 2 जा 36, 142 उधर जाके ऐड, तो मेरे को Q3 आ गया 178. हाउ टू फाइंड द मीडियन, मीडियन माने Q2 क्या होता, Q3 प्लस Q1 अपॉन 2. सो 178 प्लस 142 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 160. क्लियर. चल, द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज 1/4, देन Q3 अपॉन Q1 इज, देख अभी इधर ध्यान देना, उसने दिया किसका वैल्यू आपको, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन आपको दिया है 1/4. देखो अब ये 1/4 जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है, इसके लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है. अगर 100 से मल्टीप्लाई करता है इट वोंट बी लेस देन 1. सो ये इधर एक हिंट है कि जो आप कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें इंटू 100 मत करना यार. चल, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इज 1/4. क्वेश्चन ने क्या मांगा, Q3 अपॉन Q1. सो लेट्स जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो क्या बना 4Q3 माइनस 4Q1 इज इक्वल टू, ये उधर गया, सो Q3 प्लस Q1. नाउ Q3 को इधर लेके 4Q3 माइनस Q3, 3Q3 Q1, और ये माइनस 4Q1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो Q1 प्लस 4Q1 इज 5Q1. क्वेश्चन ने रेशियो मांगा Q3 अपॉन Q1, तो 5 अपॉन 3. Q3 Q1 नीचे आया, 5 नीचे तो 3 गया, सो 5/3 विच इज माई ऑप्शन. Which measures of dispersion is not affected by presence of extreme observation? Extreme observation से सिर्फ किसको नहीं फर्क गिरता भाई, क्वार्टाइल वाला. चल, रेंज को फर्क गिरेगा, मीन को फर्क गिरेगा, स्टैंडर्ड को फर्क गिरेगा, क्वार्टाइल डिविएशन को नहीं गिरता. Which measure is based on the central 50% quartile deviation? Important. Next, which measures of dispersion is based on all the observations? Mean deviation, क्वार्टाइल डिविएशन नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन हाँ. चल चेक करते हैं, मीन डिविएशन यस, स्टैंडर्ड डिविएशन यस, क्वार्टाइल डिविएशन नो.
डी ऑप्शन, ए एंड बी बट नॉट सी, यस। सो ऑल ऑब्जर्वेशंस पे कौन सा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है? मीन एंड स्टैंडर्ड। चलो अब थोड़ा चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे क्वेश्चन आते हैं, लेट्स डू दैट यार। अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट ऑन, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से किसको फर्क नहीं गिरता? ना मीन डिविएशन को, ना क्वार्टाइल डिविएशन को, ना स्टैंडर्ड डिविएशन को, ये सब लोग को भी चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं गिरता, ये सबको सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से गिरता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ स्केल? एच डी, एम डी, क्यू डी, ऑल ऑफ दिस। क्लियर? तो रिवीजन हो रहा है भाई थियरी अपना। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर आपने ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब क्या किया भाई? चेंज ऑफ ओरिजिन की स्केल। सर चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना मतलब चेंज ऑफ स्केल करना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया है माने चेंज ऑफ स्केल हुआ है। चल देन न्यू एच डी विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ओ यस, अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब चेंज ऑफ स्केल हुआ, तो उतने ही इससे एच डी भी चेंज होगा, तो एच डी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट ओनली। इफ रेंज ऑफ x इज 2, मतलब रेंज ऑफ x दिया आपको 2, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ दिस? तो आप इसको y बोल सकते हैं। सो अपन को क्या पता है? रेंज इज ओनली अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, और वो कौन होगा? जो x के आगे होता है वो अपना b होता है। तो आपने क्या बोला? रेंज ऑफ y इज मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। मॉड ऑफ b मतलब कौन? जो x के आगे है। तो मॉड ऑफ -3 इज 3, रेंज ऑफ x इज 2, तो 3 2 जा 6। क्लियर? नेक्स्ट दो, इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस एंड दिस, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y मांगा है। क्या बोला उसने? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है 6, मेरे को दे दे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। उसका फॉर्मूला क्या होता? मॉड b इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। उसके लिए आपको ये इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या बोले आप? सर y एक साइड रखते, तो 3y रखा, उधर कौन गया? 2x उधर गया, -2x, 4 उधर गया, -4, 3 से डिवाइड करते, -2/3x -4/3। ये जो x के आगे है दैट इज योर b। सो आपने क्या बोला? मॉड ऑफ -2/3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। -2/3 का मॉड 2/3, तो क्या आ रहा? 2/3 इंटू 6, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4, आंसर। नेक्स्ट, the equation is given, mean deviation of y about mean is 5, calculate mean deviation of x about mean। ध्यान से, अब इधर आपको क्या दिया? mean deviation about y दिया है 5, आपको मांगा mean deviation of x। अब आप क्या बोलेंगे? इधर आप बोलेंगे mod b into mean deviation of y, but now this equation you will arrange such that x एक साइड बाकी सब उधर। भाई ध्यान से, तो आपने क्या बोला? 5x इधर, 2y उधर गया, -2y, 17 तो उधर ही है, नाउ डिवाइड बाय 5, सो -2/5y प्लस 17/5, सो दिस इज आवर b in this case। so mod of -2/5 is 2/5 into 5, 5 5 कट 2 आ रहा आंसर। क्लियर? सो ये पूरी 3 वैरायटी चेंज ऑफ स्केल पे बेस्ड यार। तो इसके लिए मैंने नंबर्स नहीं दिया बिकॉज अगेन 100 से ज़्यादा नहीं करना था यार। बढ़िया, दोज क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। इफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज 3, मतलब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x दिया है 3, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 5 - 2x? वेरिएंस मांगा। सबसे पहले मैं बोला y कितना? 5 - 2x, x के आगे कौन है? -2, तो मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना? मॉड ऑफ -2 इंटू 3। So mod of -2 is 2, 2 3s are 6. This is standard deviation of y. Now what is variance? We know variance of y is standard deviation of y ka square. So 6 ka square is 36. Very important, very important. If x and y are related, ये भी question previous centuries में हुआ है, but it is important. If x and y are related by y is equal to 2x plus 5, the standard deviation and arithmetic mean of x are known to be 5 and 10, then the coefficient of variation of y is, तो CV y का मांगा, तो आपने क्या बोला? CV of y is standard deviation of y upon mean of y into 100। तो आपको y का मीन चाहिए। सबसे पहले आपको क्या गिवन है डेटा में? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x पता है आपको 5, आपको मीन x का पता है 10, मीन चाहिए y का, तो ये इक्वेशन में सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट्स डू दैट। क्या बोला? y बार इज इक्वल टू 2x बार प्लस 5। सो ये क्या हुआ? 2 इंटू 10 प्लस 5, 2 10 20 प्लस 5 इज 25। तो इसके डिनोमिनेटर में तो गारंटी 25 आ रहा।
नाउ वी नीड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स. वो कैसे करेंगे रे बाबा? अपन ने बोला सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स. मॉड बी, एक्स के आगे कौन है? 2 है, दिखता है क्या? तो मॉड ऑफ 2 इज 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज 5, 2 5 ज़ा 10. तो वो आप उठा के इधर डाल दो. 25 1 ज़ा 25, 4 ज़ा 4, 10 ज़ा 40. सो व्हाट इज द CV ऑफ y? 40. वेरी इंपॉर्टेंट यार. क्लियर है? चल. अब 2-3 क्वेश्चन थोड़े डिटेल में सॉल्व करने वाले. फाइंड कैलकुलेट मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, CV फॉर द रॉ डेटा. अनग्रुप ग्रुप के लिए नहीं आता, बट रॉ डेटा के लिए आपको वेरी हाई चांसेस आता है ये एग्जाम में. चल करते हैं. क्या बोला ये? फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट मीन. क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन या मोड भी. ठीक है, चल. अपन को बोला मीन डिविएशन अबाउट मीन, तो अपना ये फॉर्मूला क्या है बे? मीन डिविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार. हर एक ऑब्जर्वेशन को अपन को मीन से सबट्रैक्ट करना है और उसका मॉड लेना है. तो सबसे पहले मीन चाहिए. मीन निकालते हैं. कितने ऑब्जर्वेशन से? 6. 6 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 कम्स आउट टू बी 60 डिवाइडेड बाई 6. तो मेरे को मीन आ रहा 10. सो आई नो मीन इज 10. अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को मीन डिविएशन चाहिए. तो ऑब्जर्वेशन तो 6 है. एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड मीन्स व्हाट? हर एक ऑब्जर्वेशन आप 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन लेंगे उसका मॉड, मतलब पॉजिटिव वैल्यू. तो अपन ये कैसे करते हैं? हमेशा सीधा 6 में से 10 गया तो -4 नहीं, अपन 4 लेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक मॉड. तो 6 माइनस 10 4 प्लस 9 माइनस 10 1, 11 माइनस 10 1. फिर से कर रहा. 6 माइनस 10 4 प्लस 9 माइनस 10 1 प्लस 11 माइनस 10 1 प्लस 10 माइनस 10 0 प्लस 12 माइनस 10 2 प्लस 12 माइनस 10 2. दिस कम्स आउट टू बी 10. तो ये डिफरेंस मेरे को आ रहा 10 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड. समझा? हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से सबट्रैक्ट किया, लेकिन टुक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू. नाउ 10 डिवाइडेड बाई 6 कम्स आउट टू बी 1.666 which is 1.67. क्लियर? नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द डेटा. अब आपको चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन भाई? रॉ डेटा के लिए अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. तो सबसे पहले एक्स बार तो निकालना ही पड़ेगा. क्या कर रहे हैं? कितने ऑब्जर्वेशन है? 5. 6 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 7 35 डिवाइडेड बाई 5 मीन कम्स आउट टू बी 7. तो इतना तो क्लियर है. इधर 7 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है. ये है 5 1 अपॉन n. समेशन एक्स आई स्क्वायर कैसे निकालेंगे कैलसी में? 6 इंटू इक्वल टू 9 इंटू इक्वल टू 10 इंटू इक्वल टू 3 इंटू इक्वल टू 7 इंटू इक्वल टू आपने दबाया GT. ये आ रहा मेरे को 275. सो आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं? 275 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू. अब ये 7 का स्क्वायर तो ईजी है ना, तो आप m प्लस ये वो यूज कर सकते थे यार. सो 55 आया. 55 में से 49 सब्ट्रैक्ट रूट 6, क्योंकि 6 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 कम्स आउट टू बी 2.4495. So 2.45. क्लियर? चलिए, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो अब आपको क्या निकालना है? CV. इधर तो रॉ डेटा दिया है. कभी कभी एग्जाम में एकदम इजी कैसा कर देता है पता है? CV पूछता है और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन दिया रहेगा, सीधा पुट करो. या स्टैंडर्ड डिविएशन और CV देगा, मीन मांगेगा, या CV और मीन देगा, स्टैंडर्ड डिविएशन मांगेगा. इसमें वो क्लियर होना चाहिए यार. CV क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100. तो अब पिछले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला था, ये अब आप खुद से कर सकते हो. तो अपन ने क्या बोला? सबसे पहले मीन निकालते हैं. 5 ऑब्जर्वेशन है. 53 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 64. 290 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 58. नाउ लेट्स फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन. 1 अपॉन 5 इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 58 का स्क्वायर. चल करते हैं. 1 अपॉन 5 समेशन एक्स आई स्क्वायर पूरा कैल्सी में 53 इंटू इक्वल टू 52 इंटू इक्वल टू 61 इंटू इक्वल टू 60 इंटू इक्वल टू 64 इंटू इक्वल टू दबाया GT. ये आया 16930 डिवाइड बाय 5 कर दे. तो डिवाइड बाय 5 करने के बाद 3386 आ रहा है, उसको m प्लस कर देते हैं. नाउ 58 का स्क्वायर किया मैंने 3364, ये m माइनस करते हैं बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड. मेमोरी रिकॉल कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 22. कितना आ रहा? 4.69.
क्लियर है? तो ये मेरे को आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन भाई, बोर्ड पे ध्यान देना, दिख रहा? यस। सो अब मेरे पास मीन है 58, I have the mean 58, I have the standard deviation 4.69. Can I find CV? Yes, CV क्या होता है? Standard deviation upon mean into 100. तो जो भी वैल्यू आपको कैल्सी में आई थी 4.969, जो भी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करेंगे मीन से 58, इट कम्स आउट टू बी 8.08, 8.0869. So this is approximately 8.09 आ रहा है. क्लियर? सही. So what's the CV? 8.09. आगे प्रोबेबिलिटी करते हैं. चल भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/9, देन द ऑड अगेंस्ट द इवेंट ए इज. ये ऑड अगेंस्ट द इवेंट क्या होता है भाई? ऑड अगेंस्ट मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल वाला हिस्सा अपॉन द फेवरेबल वाला हिस्सा. इज दिस क्लियर? तो अपन ने ऐसे किया, राइट? ऑड अगेंस्ट द इवेंट क्या होता है? अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब 4/9 है, ये क्या कंप्राइज करती है? न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स है और डिनोमिनेटर में वो क्या है? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल है. तो अपन क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लेते हैं. कैसे? फेवरेबल 4, अनफेवरेबल प्लस फेवरेबल 9 है, तो उसमें 9 में से 4 माइनस कर कितना आएगा? 5. तो अनफेवरेबल वाला पार्ट 5 है, फेवरेबल वाला 4 है. सो व्हाट इज द रेशो? 5:4, विच इज आवर ऑप्शन सी. तो क्वेश्चन ने क्या बोला? द ऑड अगेंस्ट द इवेंट ए विल बी 5:4. क्लियर? अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल. नेक्स्ट वाला आप कर लेंगे. तो ये अपना सी क्वेश्चन जो आप कमेंट करने वाले हो, लेट्स अज्यूम. चल आगे. Let x be a random variable with the following probability distribution. Find the expected value of the random variable. What is expected value of x? Summation of x into probability. So basically आपको क्या करना है? हर x को उसके probability से multiply करनी है और summation करना है. मतलब आप कैसे करेंगे? -2 into 1/6 plus 4 into 1/3 plus 8 into 1/2. चल कर लेते. -2 into 1/6 है तो -2 1 जा -2, तो वैसा कर लो. -2 मतलब 2 प्लस माइनस का साइन डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू. नाउ नेक्स्ट 4 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 4 इंटू 1/3 है. नेक्स्ट 8 इंटू 1/2 इज 8 डिवाइडेड बाय 2. अब हमारा GT मेरे को आंसर आ रहा है 5. सो ये जो आपने किया ये मैं लिख के बताना चाहिए. तो -2 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 8 इंटू 1/2, दिस कम्स आउट टू बी 5. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू इंपॉर्टेंट. कभी कभी एग्जाम में वो क्या पूछ सकता है पता है क्या? आपको बोलेगा फाइंड द वेरिएंस. आता है ये वाले टाइप के डेटा के लिए, या तो मांगेगा स्टैंडर्ड डिविएशन E of x स्क्वायर माइनस E of x द होल स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस. उसका अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन. दिस कैन बी इंपॉर्टेंट. चलिए भाई आगे क्या बोल रहा है? 2 events A and B have probabilities 0.24 and 0.52 respectively. If probability of both A and B occurs simultaneously 0.5. तो A and B both occurs मतलब आपको क्या दिया? Probability of A intersection B दिया 0.15. Then the probability that neither A nor B occur is, then the probability that, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है. तो ये रिपीट वाला डेटा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया और क्या मांगा? देन द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी ऑकर्स. तो क्वेश्चन ने क्या मांगा आपसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. याद है अपन ने मैथ्स के सेंचुरी में अभी 3 क्वेश्चंस किए थे यार. नाइदर ए नॉर बी मींस ए भी नहीं एंड बी भी नहीं. तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. आपने क्या बोला? सर दोनों डैश. बहुत बढ़िया. डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे, डैश कॉमन निकालेंगे, सब उल्टा हो जाएगा. अब कॉम्प्लीमेंट लॉ, बट इधर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. कैसे सॉल्व करेंगे? एडिशन थियरम. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of A intersection B, which is this. Let's solve. 0.24 plus 0.52 minus 0.15 comes out to be 0.61. इसको नेगेटिव बना के 1 ऐड कर दिया, 0.39 आ रहा है. नेक्स्ट, a probability in statistics is given to 5 students. अब probability नहीं होगा भाई, ये एमटीपी का प्रिंटेड है भाई, मैंने नहीं टाइप किया. अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई. देयर चांसेस इज हाफ, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व? देयर चांसेस मतलब ये
ये उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो 1/2 क्या है बे? प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व, 1/3 प्रोबेबिलिटी दैट बी विल सॉल्व, ऐसा सब प्रोबेबिलिटीज दिए। क्वेश्चन में मांगा द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अगर मैंने क्वेश्चन दिया 5 बच्चे मेरे क्लासरूम में, मैंने बोला ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ, ये प्रॉब्लम क्रैक कब हो जाएगा? जब पांचों में से कोई भी एक कर दे, या तो 2 या 3 या 4 या तो पांचों भी कर दे, मतलब एटलीस्ट एक स्टूडेंट ने भी प्रॉब्लम क्रैक किया तो उसका सोल्यूशन अपने पास होगा। तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व? तो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? जब एटलीस्ट वन स्टूडेंट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन अपन ने कैसे किया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नन? मतलब पांचों ने भी नहीं किया, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो तेरा आंसर आ जाएगा। चल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नन? मतलब ए ने भी नहीं किया, एंड बी ने भी नहीं किया, एंड सी ने भी नहीं किया, एंड डी ने भी नहीं किया, एंड ई ने भी नहीं किया। इतना लिखना नहीं है डिटेल में, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर योर रेफरेंस। अब ये मल्टीप्लीकेशन क्यों हो गए? क्योंकि सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स यार, ऐसा थोड़ी है ए को आया मतलब बी को नहीं आएगा, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर, 1 माइनस हाफ, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 1/3, 2/3, ये ओरली हो जाएगा राइट। 1 माइनस 1/4, 3/4, 1 माइनस 1/5, 4/5, 1 माइनस 1/6, 5/6। क्लियर? अब कैंसिल हो रही, देखो 2 2 कट, 3 3 कट, 4 4 कट, 5 5 कट, क्या मिला, क्या बचा और क्या मिला? 1 माइनस 1/6 is 5/6। so what is 5/6? that the problem is solved, और प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब अपने कैसे किया? एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट क्रैक्स इट, सो आंसर इज 5/6। Probability of A intersection B is 0, then the two events are mutually exclusive। अगर दो events simultaneously occur नहीं हो सकते, उनका intersection 0 है, माने वो mutually exclusive है। Next, if a card is drawn random from a pack of 52 cards, तो कितने कार्ड निकल रहे? एक कार्ड निकल रहे तो कॉम्बिनेशन यूज करने का जरूरत नहीं, देयर आर 52 कार्ड का ऑप्शंस, क्योंकि आप एक निकाल रहे हैं, उसको किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए? What is the probability of getting a spade or an ace? स्पेड कार्ड कितने होते हैं भाई? 13। एस कितने होते हैं? 4। तो स्पेड और एस मतलब 13 प्लस 4 करना चाहिए, बट जो स्पेड आपने 13 काउंट किए हैं उसमें एक एस है स्पेड वाला, तो जो एस है स्पेड वाला वो इसमें भी आया, इसमें भी आया, सो इट इज काउंटेड 2 टाइम्स। तो आप क्या करेंगे? एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपने क्या बोला? 13 प्लस 4 -1। -1 क्यों किया? बिकॉज द एस ऑफ स्पेड इज काउंटेड 2 टाइम्स। ओके, तो 13 प्लस 4 17, 17 माइनस 1 इज 16। 4 से कट रहा है, 4 4 जा 4, ही अपन को तो पता है 13, 13 4 जा 52 होता है। देयर आर 4 सूट्स, ईच सूट हैज 13 कार्ड्स, सो आंसर क्या है? 4/13, ए ऑप्शन। If one card is drawn at random from a pack of playing cards, find the probability that it is neither a heart nor a club। तो अब फिर से एक कार्ड निकल रहे, 52 ऑप्शन, उसने क्या बोला? हार्ट भी नहीं चाहिए, क्लब भी नहीं चाहिए, तो कौन चलेगा? डायमंड के 13 कार्ड्स चलेंगे या तो फिर स्पेड के 13 कार्ड्स चलेंगे। तो हाउ मेनी ऑप्शंस? 26। तो 1/2, एक इजी है यार। अब ध्यान से, अब एक चीज नहीं निकल रही है, 3 बॉल्स एक साथ निकल रहे, ध्यान देना। 3 balls are drawn at random from a bag containing 6 blue and 4 red balls। What is the probability that 2 balls are blue and 1 is red? तो अब हो क्या रहा है? 3 बॉल्स साथ में ड्रॉ किया जा रहा है, तो कॉम्बिनेशन आएगा। हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर? 6 ब्लू 4 रेड, सो 10 बॉल्स, सो 10C3 मतलब 10 में से 3 बॉल्स आपने ड्रॉ किया। अब कंडीशन क्या है? आपको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? 2 ब्लू एंड 1 रेड। हाउ मेनी ब्लू आर देयर? 6, आपको चाहिए 2, तो आपने क्या बोला? 6C2 into there are 4 red, you want 1, 4C1। let's solve। 6C2 कैसे किया? 6 into 5 upon 2 into 1, 4C1 तो 4, और 10C3 10 into 9 into 8 upon 3 into 2 into 1, 2 1 जा 2 3 जा, तो न्यूमरेटर क्या आ रहा है? 4 5 जा 20, 3 जा 60 upon 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 4 3 जा 12, 10 जा 120। ओहो, 1/2 आ रहा आंसर। कितना बेबी। चल नेक्स्ट। 3 events A, B, C are mutually exclusive, exhaustive and equally likely। अपन को क्या पता है? अगर 3 events mutually exclusive और exhaustive है, इतना भी अगर अपन को पता है, तो we know probability of A plus probability of B plus probability of C is equal to 1। So if 3 events are mutually exclusive and exhaustive,
द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द 3 इवेंट्स इज इक्वल टू 1. इधर एक और चीज क्या बोली, दे आर इक्वली लाइकली. व्हाट डू यू मीन बाय इक्वली लाइकली? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. ये भी गिवन है. आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए. मतलब आपको पी ऑफ ए डैश मांगा रे बाबा, कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कब आएगा? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब इधर पुट कर दे क्या, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. तो आपने क्या बोला, ए तू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रख. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो ये क्या हो गया, 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is 1/3. so probability of a 3 probability of a is 1. so probability of a कितना हो गया, 1/3. so what is probability of a complement? 1 minus 1/3 by 2/3. कितना easy. next, Ram is known to hit a target in 2 out of 3 shots. मतलब probability of a दिया है 2/3. whereas Sham is known to hit the same target in 5 out of 12 shots. तो probability of B दिया है 5/12. क्वेश्चन ने क्या बोला, what is the probability that the target would be hit if they try both. ठीक है, ये exactly वो sum solve जैसा है. मेरे को बता टारगेट हिट कब होगा, जब दोनों में से एटलीस्ट एक ने भी हिट किया. या तो राम ने किया, या तो श्याम ने किया, या दोनों ने भी किया. सो इधर फिर क्या मांगा उसने, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट one hits the target is 1 minus probability of none. and how we will do that? 1 minus probability of none मतलब A ने भी हिट नहीं किया एंड B ने भी हिट नहीं किया. ये दोनों अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. राम ने हिट किया मतलब शाम नहीं करेगा, कि राम ने नहीं किया तो शाम भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है. चल 2/3 को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, 1 minus 2/3 is 1/3. 5/11 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया, 11 minus 5 6/11. तो क्या आ रहा आंसर, 3 1 जा 3 2 जा 1 minus 2/11, 11 minus 1 is 9/11. क्लियर. तो यार ये चीज़ है ना, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन इजी बना देता है. अगर एटलीस्ट 1 पूछा है, वो फिगर आउट करते आ रहा है, वो है तो यहाँ, है तो किधर भी नहीं भाई. चल, अ पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इज नोन टू इंक्लूड 2 डिफेक्टिव. तो 10 में से 2 डिफेक्टिव है, 8 वर्किंग है. If a sample of 4 components is selected at random from the packet, तो 10 में से 4 आप ले रहे हो, तो डिनोमिनेटर में 10C4 आप ऐसा लिख सकते हैं. चल, what is the probability that the sample does not contain more than 1 defective? तो क्वेश्चन को क्या चाहिए, एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं है. तो आप ये कैसे कर सकते हो, या तो नो डिफेक्टिव है एक केस, या तो फिर इसके लिए ऐड किया, या तो फिर एक डिफेक्टिव है. क्वेश्चन ने क्या मांगा, सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव. एक से ज्यादा नहीं, मतलब एक या एक से कम, मतलब 0 डिफेक्टिव चलेंगे या तो एक डिफेक्टिव. अब क्या बोला, सबके डिनोमिनेटर में तो 10C4 आ रहा है, क्यों, 10 में से 4 सैंपल्स आपने लिए हैं. अब पहले वाले केस ने क्या बोला, देयर आर नो डिफेक्टिव, मतलब ऑल द 4 आर वर्किंग कंपोनेंट्स. तो 8 में से आपने 4 लिया, फर्स्ट केस हो गया. दिखता है क्या ये, नो डिफेक्टिव मीन्स ऑल द 4 आर वर्किंग. या तो फिर मतलब एडिशन 1 डिफेक्टिव. तो आपने क्या बोला, 2 डिफेक्टिव में से 1 लेते एंड 8 में से 3 लेते. इज दिस क्लियर? पक्का हो जाएगा ये सॉल्व. ये सॉल्व करके कमेंट कर देंगे क्या प्लीज, कमेंट कोई अच्छे से लिख दो. क्या कर रहे हैं आकाश सर, कमेंट योर आंसर. चले आगे. चल, इसको डी कर दे क्या, ये डी वाला पार्ट यार. तो ए बी सी हुआ था शायद, और ये डी. चल, क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स. तो एक बैग में 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है. अनदर बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स. इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल इज ब्लैक बॉल. तो हो क्या रहा है, एक रेड और एक ब्लैक है. तो हो क्या सकता है, पहले बैग में से रेड बॉल आए, आप ऐसा बोल सकते हो, बैग 1 में से रेड बॉल आ गया एंड बैग 2 में से ब्लैक बॉल आ गया. या तो फिर मीन्स, और बैग 1 में से ब्लैक बॉल आया एंड बैग 2 में से रेड बॉल आया, ऐसा बोल सकते हैं. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर फर्स्ट बैग में से आपने रेड निकाला, दूसरे से ब्लैक, या तो पहले में से ब्लैक दूसरे में से रेड. लेट्स डू दैट. पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी, देयर आर 4 रेड बॉल्स एंड टोटल हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, 9.
एंड तो 4/9 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। एंड अब क्या बोल रहा, दूसरे बैग में से ब्लैक बॉल, दूसरे बैग में से हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर इन द सेकंड बैग, 8, आपको चाहिए ब्लैक, हाउ मेनी आर देयर, 3, सो व्हाट इज 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग। या तो फिर अभी पहले बैग में से आपको ब्लैक चाहिए, हाउ मेनी टोटल बॉल्स, 9, ब्लैक कितने पहले में, 5, एंड अब दूसरे में से रेड, तो रेड कितने दूसरे बैग में, 5 और टोटल है 8। लेट्स सॉल्व दिस, 4 3 are 12 upon 72, 5 5 are 25 upon 72, so 72 same, 12 plus 25 37. So what's the probability of drawing one red and one black ball, 37 by 72, option C. Next, in a business venture, a man can make a profit of rupees 50,000 or incur a loss of 20,000. The probabilities of making profit or incurring loss are 0.75 and 0.25 respectively. What is his expected profit? Expected profit निकालेंगे कैसे? Probability into that amount. अब इधर हो क्या रहा है, उसका expected profit कैसे निकालेंगे आप? Profit 50,000 मिल रहा है उसको, उसकी probability कितनी रे बाबा, 0.75 प्लस लॉस कितने का, -20,000, लॉस मतलब पैसा जा रहा है, इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25। लेट्स जस्ट पुट दिस इन कैलसी, सो 50,000 इंटू 0.75, एम प्लस कर दो, एम माइनस या जैसा भी यार आपको करना है, एम प्लस कर देते, 20,000 इंटू 0.25, एम माइनस दबा देते, मेमोरी रिकॉल किया, कितना आ रहा, 32500. So what's the expected profit, 32,500 expected value पे क्वेश्चन बेस्ड। चलो आगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन दिया, आपको क्या मांगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी डैश हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसका फॉर्मूला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ऊपर अपन कैसे करते हैं, जिसके सर पे डैश नहीं पहले वो लिख, फिर माइनस डैश निकाल के दोनों लिख, क्लियर। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, सॉरी नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आएगा, आई एम सॉरी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आप कैसे निकालेंगे भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इज दिस क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, भाई वो अलग से निकालना पड़ेगा एडिशन थ्योरम से, चल वो अलग कर रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर ऐड हो जाएगा, ये उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चल लेट्स डू दैट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5 माइनस 5/6। लेट्स डू दिस इन कैलसी, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे भी आपको करना है यार, और फिर इधर आप पुट करेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 1 माइनस 3/5। तो जैसा भी करना है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है यार, 5 2s are 10 प्लस 3 3s are 9 अपॉन 5 3s are 15 माइनस 5/6। अब इनका डिनोमिनेटर अपन 30 बना सकते हैं, ध्यान देना प्लीज। ये कितना हुआ, 19 अपॉन 15 माइनस 5/6, 30 बना दे तो 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा, 38 अपॉन 30 माइनस 6 5 है ना, 5 5 25 अपॉन 30, क्लियर है राइट। या तो आप सीधा यार ये कैल्सी में डाल दो यार, कैल्सी में कैसे कर रहे हैं, अगर आपको करना है तो करके देखते हैं, 1 मिनट पहले ये कर लेते हैं। 19 अपॉन 15 माइनस 5 अपॉन 6 में 30 बना रहा दोनों का डिनोमीटर, तो ये वाले टर्म को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया और ये वाले टर्म को अपन ने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया, 38 माइनस 25 इज 13 अपॉन 30, तो इधर 13 अपॉन 30 आप डाल दो। या तो अगर आपने ये कैल्सी में डाला तो 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, फिर 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, अब माइनस 5/6 करना, तो 5 नेगेटिव का साइन डिवाइड बाई 6 इक्वल टू, आपने GT दबाया, मेरे को 0.43333 आ रहा है। लेट्स चेक, 13 डिवाइड बाई 30 0.4333, तो एक ही है यार। चल अब अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है यार, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हुआ, 10 2s are 20, 20 माइनस 13 अपॉन 30, और नीचे 5 1s are 5 माइनस 3 कितना 2/5। सो फाइनली क्या हो रहा, 7 अपॉन 30 और 5 2/5 ने पलटी मारा 5/2, सो हाउ मच इज दैट, 7 अपॉन 12 आ रहा मेरे को आंसर। बाकी आप यार डायरेक्ट कैल्सी में डाल सकते हैं, आई लाइक डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो नेक्स्ट,
Let's start theoretical distribution. चल भाई फटाफट. The quartile deviation of a normal distribution with mean 10 and standard deviation 4 is. आपको बोला quartile deviation कितना है और आपको standard deviation 4 दिया हुआ है. क्या बोलेंगे आप? What is quartile deviation? 0.675 times sigma. sigma अपना standard deviation होता है 0.675 into 4 comes out to be 2.7. Answer. If quartile deviation is 4.05 then its mean deviation is. तो अब quartile deviation और mean deviation का relation चाहिए. अपन ने रेशो में भी रटा है, तीनों का relation भी रटा है. आपने ऐसा किया 6 टाइम quartile deviation is 5 times mean deviation is equal to 4 टाइम्स standard deviation. ये यूज कर सकते हैं. या तो आप बोल सकते हैं 10:, वो वाला रेशो भी यूज कर सकते हैं यार. चल 10:12:15 जो भी. तो अपन को इधर क्या चाहिए? मीन डिविएशन चाहिए. तो मैंने बोला 6/5 टाइम्स क्वार्टाइल डिविएशन इज मीन डिविएशन. ये 5 नीचे लेके आएंगे. तो अब सॉल्व करते तो मीन डिविएशन कितना? 6/5 इंटू 4.05. कभी कभी आंसर थोड़े अप्रोक्सीमेशन में आते हैं यार इसके. 6 इंटू 4.05 6 इंटू 4.05 डिवाइडेड बाय 5 मेरे को आ रहा 4.86. दिस इज द क्लोजेस्ट. इसको 6 अभी के लिए कर सकता. बाकी डी आंसर. ठीक है. नेक्स्ट. इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द रेशियो ऑफ QD MD HD? क्या 10:12:15. तीनों में सबसे छोटा कौन? क्वार्टाइल डिविएशन उससे बड़ा, मेन डिविएशन उससे बड़ा, स्टैंडर्ड डिविएशन तो आप वैसे भी रख सकते हैं छोटा बड़ा बड़ा. तो 10:12:15 डी ऑप्शन. क्वार्टाइल डिविएशन इज द लीस्ट, देन ग्रेटर, देन बिगर और ग्रेटर देन दैट इज MD, द हाईएस्ट इज SD. वेरी इंपॉर्टेंट. Which one is not a condition of Poisson distribution? ये अपने मॉड्यूल में से मैंने स्क्रीनशॉट रखा है. You can by heart this and cross check. क्या क्या बोल रहा है? The probability of finding success is very small. तो ये तो है अपने पास. The probability of having more than one success is very low. ये भी है अपने पास. The probability of having success is independent of T and earlier success. ये भी है अपने पास. Which is not the condition. A is not the condition. The probability of having failures is constant, is not the condition. Next. The mean of binomial distribution is 4. What do you mean by mean? NP. Standard deviation √3 मतलब अंडर रूट ऑफ NPQ आपको दिया है √3. तो इधर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स NPQ आया 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ P. अपने फेवरेट NP उठा के डालते. NP है 4 तो 4Q 3. तो Q आया 3/4. तो P कितना? 1 - 3/4 इज 1/4. आंसर. एक और चीज आपको ये पता है राइट? फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस. फॉर बाइनोमियल ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता. चल भाई आगे. इफ P इज इंक्रीज्ड, ओ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. If P is increased for a fixed n, the binomial distribution shifts to the right. Very important. तो अगर आपने n फिक्स रखा है और आप P इंक्रीज करते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शिफ्ट करता है राइट पे. इसको ऐसे भी होता है. अगर आपने P फिक्स्ड किया है और आप n इंक्रीज कर रहे हैं, वो केस में भी आपका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द राइट. इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल बेस्ड. A binomial distribution is never symmetrical, never positively skewed, never negatively skewed. They can be symmetrical when P is equal to 0.5. Oh yes, binomial distribution symmetrical तब होता है जब P और Q दोनों भी 0.5 होते हैं. Next, standard deviation of a binomial distribution. ये standard deviation क्या होता है? Under root of NPQ. Clear? Option में under root of NP. And what is Q? 1 - P. Option D. Easy. What is the standard deviation of number of recoveries among 48 patients when probability of recovering is 0.75? Probability of success बोल सकता हूँ मैं इसको 0.75. तो Q क्या हुआ? 1 - 0.75 which is 0.25. N दिया 48. क्वेश्चन ने क्या मांगा? स्टैंडर्ड डिविएशन. आज ज़्यादा ही स्टैंडर्ड डिविएशन हो रहा है. तो अंडर रूट ऑफ 48 इंटू 0.75 इंटू 0.25. 48 इंटू 0.75 इंटू 0.25 जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर रूट आ रहा मेरे को 3. नेक्स्ट. अब यार ये क्वेश्चंस आते हैं यार ऐसे रिलेशन बेस्ड, तो शायद ये प्रीवियस सेंचुरीज में हुआ है बट लेट्स सॉल्व इट अगेन फॉर प्रैक्टिस. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन f of 2 is equal to 3 times f of 4. आपको मांगा वेरिएंस. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस क्या होता है? M.
मीन क्या होता है? m। तो अपन को एक चीज क्या पता है, फॉर पॉइजन, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा थियोरी, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। ये शायद जून 2022 के PYQ में आया था। यस, एनीवेज चल ये सॉल्व करते हैं। अब अपन को क्या चाहिए, PMF e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x, x कितना है 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 इंटू e रेस टू माइनस m रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये सॉल्व करें, ये और ये कट, m स्क्वायर इधर से कट हुआ तो 2 बचा। अब ध्यान से नीचे 2 फैक्टोरियल 2, ये 4 फैक्टोरियल ऊपर गया, 4 फैक्टोरियल कितना होता 24, और ये 3 भी नीचे आएगा, उसको भी लेके आता इधर। तो ये किसकी वैल्यू आ रही, m स्क्वायर, तो कितना 3 2 6 6 1 6 4 तो m स्क्वायर 4 माने m है 2, तो मीन कितना है 2, वेरिएंस कितना है 2। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन मांगता तो अपन डालते √2। चल भाई सर सब वैरायटी कवर, तो इधर वेरिएंस मांगा है तो 2 है। अब सेम टाइप का रिलेशन बेस्ड ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चल भाई क्या बोल रहा क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब क्वेश्चन में p की वैल्यू चाहिए, satisfying the following relation having parameter n equal to 6। चल 4 into probability of x equal to 4 is equal to probability of x equal to 2। PMF for binomial use कर ले, I am in the center of the screen, yes। 4 into 6c4 p raised to 4 q raised to 6 minus 4 is 2, इधर 6c2 p square q raised to 6 minus 2 is 4। अब क्या क्या कट रहा ध्यान से रे बाबा, ये स्क्वायर कटा इधर से तो 2 बचा, ये स्क्वायर इधर से कटा तो इधर 2 बचा। डू यू अंडरस्टैंड दिस, 6c4 इज इक्वल टू 6c2, ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r, तो ये और ये भी कट गया। अब क्या बच गया, 4p स्क्वायर इज q स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, 2p इज q। अब क्या बोले, p प्लस q ऐड करेंगे तो 1 आता है, p इज हाउ मच, p हाउ मच इज q, 2p, so 3p is 1, so what is p 1 by 3, so what is probability of success, p 1 by 3। अगर क्वेश्चन मांगता probability of failure तो q 2 by 3। अगेन आई गेस ये एक दो क्वेश्चंस अपन ने किए हैं, बट लेट्स डू फॉर प्रैक्टिस हियर। अब प्रोबेबिलिटी सॉरी एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स, ये मई 2020 का क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स। तो ये ऐसा है बेसिकली, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड as much thrice as much as it fails, तो success is 3 times failure ऐसा बोल सकते हैं। an experiment succeeds 3 times the failure, ऐसा तो कितने बार सक्सेस हो रहा है, 3 times failure का, ठीक है। if the experiment is repeated 5 times, what is the probability of having no success at all, तो probability of x equal to 0 मांगा है। what is probability of x equal to 0, 5c0 p रेस टू 0 q रेस टू 5 माइनस 0 मीन्स 5। तो अपन को p q चाहिए, बस अपने पास रिलेशन है क्या, p इज इक्वल टू 3q, तो p प्लस q इज 1, तो p 3q डाल देंगे तो 4q कितना 1, तो q कितना 1/4। आपको इधर p भी एक्चुअली निकालने की जरूरत नहीं है, देखो 5c0 1 होता है, p रेस टू 0 1 होता है, q अपन को चाहिए द होल रेस टू 5। आंसर 1 रेस टू 5 इज 1, 4 रेस टू 5 4 इंटू 2 3 4 5 1 0 2 4, so what's the answer, B। A certain Poisson frequency distribution in a certain order, the probability corresponding to 2 successes is half of the probability corresponding to 3 successes। तो बोल क्या रहा है, probability corresponding to 2 successes is half of probability of 3 successes। Find the mean of the distribution। mean माने m, ये एक थोड़ा देर पहले अपन ने एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किया, याद है क्या, ये 65, तो ये आप करके देंगे क्या मेरे को, विल यू सॉल्व पक्का, तो लेट्स डू दिस। ई वाला आप कमेंट कर देंगे, आंसर इजी। चलिए गुड क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग PDF, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF दिया हुआ है। एक क्वार्टाइल 1 क्या होता है भाई, Q1 क्या होता है, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, तो आपको म्यू चाहिए और सिग्मा चाहिए, इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये ऐसा होता है पता है, 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई ई रेस टू माइनस एक्स माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो आपको एक चीज़ क्या दिख रही, सर ये 10 जो है ये अपना म्यू है, तो सीधा म्यू लिख दिया भाई, कितना 10। नेक्स्ट चीज़,
नीचे जो 72 है दैट इज इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर, वो करते हैं 2 सिग्मा स्क्वायर इज 72, 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो सिग्मा स्क्वायर कितना 36, तो स्क्वायर रूट लिया सिग्मा कितना 6। नाउ लेट्स पुट इट ओवर हियर, म्यू कितना है 10 माइनस 0.675 इंटू 6, लेट्स सॉल्व। 0.675 इंटू 6, इसको किया 4.05 है, इसको नेगेटिव करके 10 में ऐड करते 5.95 आपको आ रहा क्या। नेक्स्ट, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीन, नो। द सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीन, नो। द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन मीडियन मोड सब इक्वल होते हैं, तो Q1 और Q3 मीन माने मीडियन से इक्विडिस्टेंट पे होंगे। Which of the following is false in case of normal distribution? It is multimodal. No, it is false. यही wrong है। Mean is equal to median equal to mode? Yes. It is symmetric? Yes. Total area 1। और इसमें एक और चीज आपको पता है, इसका skewness 0 होता है because it is symmetric। तो इसमें wrong है कौन? It is multimodal. It is not multimodal. If a bivariate X has mean greater than variance, then its distribution will be मीन ग्रेटर देन वेरियंस। किसके लिए होता? बाइनोमियल के लिए। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 4, वेरियंस इज 3, देन फाइंड द मोड। n इंटू 4, n इंटू p इज 4, मीन 4 दिया है, वेरियंस npq आपको दिया है, npq आपको दिया है 3, आपको मांगा मोड है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोड? n प्लस 1 इंटू पी। तो आपको n भी लगेगा और p भी लगेगा। सबसे पहले np इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, np है 4, तो 4q इज 3, तो q कितना 3/4, तो p कितना 1 माइनस 3/4 इज 1/4। अब ये 1/4 इधर पुट करते, n इंटू 1/4 इज 4, सो व्हाट इज n 16। अब इधर सॉल्व करते, 16 प्लस 1 17 इंटू 1/4, 17 डिवाइडेड बाय 4 कम्स आउट टू बी 4.25। अब अपन को क्या पता है, अगर ये फॉर्मूला में जो आंसर है वो इंटीजर आ रहा है, ये नहीं है, लेट्स अज्यूम इसका वैल्यू समझ 10 आता है, लेट्स अज्यूम, तो अपन क्या लेते 10 और 9 दो मोड लेते। बट अगर इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब ऐसी डेसिमल में 4.25, तो व्हाट इज द मोड? द हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू विच इज 4। सो व्हाट इज द मोड इन दिस केस? 4। इंपॉर्टेंट है रे बाबा। चल आगे, mean of a Poisson distribution is 6, then the variance is, oh, for Poisson distribution mean and variance are equal, so answer is 6। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में। 5000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, द मीन मार्क्स वेर 39.5, तो मीन अपन को पता है 39.5, स्टैंडर्ड डिविएशन अपन को पता है 12.5। अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड विद मोर देन 60% मार्क्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 60 चाहिए। पहले x को z में कन्वर्ट करेंगे, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो x माइनस 39.5 अपॉन 12.5। तो अब क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 60 मांगा है, मोर देन 60% मार्क्स मांगा है, तो अपन इसको z में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 पुट करेंगे इधर x के जगह, पुट कर भाई 60 माइनस 39.5 अपॉन 12.5, 60 minus 39.5 comes out to be 20.5 divided by 12.5 comes out to be 1.64। तो क्वेश्चन ने क्या मांगा? z ग्रेटर देन 1 अपन को अभी तक क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.64। क्वेश्चन में क्या बोला है? गिवन व्हेन z इज इक्वल टू 1.64 एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व इज 0.4494। अब इसका मतलब क्या है? ये कौन से एरिया की बात कर रहा है? अपन कलर चेंज करते, इधर की ये z 0 होता है, इधर किधर तो z आएगा 1.64, तो उसने जो एरिया बोला ना 0.4494, ये एरिया है। वो हमेशा जो एरिया दिया रहता है या जो अपन को टेबल से पढ़ते हैं वो z इक्वल टू 0 से होता है। फी अगर बात करेगा तो उधर से लेके पूरा नीचे तक होता है, वो एक अलग चीज है भाई। तो ये वाला जो एरिया है बेटा, ये उसने बोला 0.4494। अपन को क्या चाहिए? z ग्रेटर देन 1.64, मतलब अपन को कौन से एरिया में इंटरेस्ट है भाई? अपन को z ग्रेटर मतलब ये वाले एरिया में इंटरेस्ट है, समझ रहा क्या? इसके राइट साइड वाले एरिया में अपन को इंटरेस्ट है, क्योंकि z ग्रेटर देन 1.64 बोला। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
क्वेश्चन में क्या दिया है, z इज इक्वल टू 0 से 1.64 के बीच का एरिया, अपन को कौन सा चाहिए, 1.64 से बड़ा। व्हाट डू यू नो सर, ये जो हाफ होता है, हाफ माउंटेन, दैट इज 0.5। तो अगर 0.5 में से मैं ये रेड एरिया माइनस कर दूं तो मेरे को ब्लू एरिया मिलेगा। सो क्या मिला अपन को, what is probability of z greater than 1.64, 0.5 minus 0.4464, very important यार। तो ये कितना आ रहा है, 0.5 minus 0.4464 comes out to be 0.5, 64 नहीं है यार, 94 है, I'm sorry। 0.5 minus 0.4494, this comes out to be 0.0506। ये क्या है, this is the probability that the students are getting more than 60%। लेकिन क्वेश्चन ने क्या मांगा है, क्वेश्चन ने अपन को बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मोर देन 60%। तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई है, इसको आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 5000 है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 5000। this comes out to be 253। so what is the number of students who are getting more than 60%? 253। good question, normal distribution पे आता है भाई साहब। चल एक और क्वेश्चन है, if the area of standard normal curve between z is equal to 0 to z is equal to 1 is 0.3413, then the value of phi of 1 is। अब ये ध्यान से यार, एक और पेज ऐड कर क्या, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स ऐड वन पेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन ने क्या बोला, उसने बोला आपको z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1, इनके बीच का एरिया है 0.3413। तो ये जो रेड एरिया है ये 0.3413 है। क्वेश्चन ने आपको क्या मांगा, फी ऑफ 1। व्हाट डू यू मीन बाय फी ऑफ 1? तो अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊं, फी ऑफ 1 मतलब क्या मालूम है, ये अगर z इक्वल टू 1 है, फी ऑफ 1 मीन्स इधर से लेके पूरा नीचे तक का पूरा, ये समझता है आपको? तो मेरे को ये पूरा वैल्यू चाहिए। तो इट विल कंप्राइज ऑफ दिस वाला एरिया प्लस ये हाफ वाला एरिया विच इज हाउ मच, 0.5। सो व्हाट इज फी ऑफ 0.1, 0.5 प्लस 0.3413 विच इज 0.8413। अब फी एकदम अच्छे से रिवाइज हो गया। चल भाई बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर है बी। क्लियर है क्या भाई? अपना थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। नाउ लेट्स डू कोरिलेशन रिग्रेशन। भाई मैंने इस टाइम थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस लिए कोरिलेशन रिग्रेशन के, अज्यूमिंग दैट सम ऑफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों ने इसको ऑप्शन में भी रखा है जितना मैं यूट्यूब पे पढ़ रहा था कमेंट सेक्शन में। सो यू डू दिस 15-20 क्वेश्चंस, बाहर का शायद लेट्स होप नहीं आएगा कोरिलेशन रिग्रेशन में। चलिए लेट्स टेक इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर गिवन। आई एम इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ओह यस, फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अब अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई उठा के दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का, आंसर निकालने का। थोड़ा इधर लॉजिकली करते हैं। ये सब एडिशन हो रहा है, दिख रहा है क्या? तो एक्स और वाई की अगर पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो सब ऐड होके जीरो नहीं बनेगा यार। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों पॉजिटिव है, वो नहीं ले रहा मैं। तो लेट्स चेक विद बी ऑप्शन ना, ध्यान से। एक्स के जगह -4/7 एंड बी के जगह वाई के जगह -11/7। यू कैन साइमल्टेनियसली सॉल्व द इक्वेशंस एज वेल। लेट्स जस्ट टू रिवर्स इट। 4 into -4/7 plus 3 into -11/7 plus 7. This left hand side when we solve should come out to be equal to the right hand side which is 0. तो ये कितना आ रहा, -16/7 -33/7 plus 7. So -16 -33 is -49/7 plus 7. तो -7 plus 7 is 0. Oh, फर्स्ट इक्वेशन का तो काम हो गया भाई। Let's do the second one. 3 into -4/7 plus 4 into -11/7 plus 8. How much is this? ओरली करें, -12 -44 is -56/7 plus 8. तो -8 plus 8 और 0, ये भी satisfied means guarantee और option is B. समझा राइट? चल, if two variables are uncorrelated, what do you mean by uncorrelated? R is equal to 0. When R is equal to 0, the regression lines are perpendicular. तो जब दो regression lines uncorrelated है, या when the value of correlation coefficient is 0, the lines are perpendicular. A good question.
If 3 judges appointed for a beauty competition, then how many different rank correlation coefficients are required to analyze the judge competition? तो कितने अलग अलग रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स आप निकाल सकते हो. देखो 3 जजेस है, जज 1, जज 2 एंड जज 3. ठीक है, देयर आर 3 जजेस. आपको अगर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो 2 जज का पेयर चाहिए. मेरे को पहले बताना, जज 1 जज 2 ने साथ में जज किया, ऐसा 2 जन, या तो 1 2 ने किया या 2 1 ने किया, ये अलग है क्या? नया भाई, बिकॉज 2 जन जज कर रहे हैं. सो पॉइंट क्या है इधर, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, बट जोड़ियां मैटर कर रही है. सो आउट ऑफ दिस 3 जजेस, हाउ मेनी पेयर्स यू कैन फाइंड? यू कैन फाइंड रैंक बाय यूजिंग 1 and 2 judge, or else you can find between second and third judge, or else you can find by first and third judge. So how many different rank correlation are possible by taking 2 pairs? 3. Very good question यार. MTP 2018 August. What is spurious correlation? अपन ने अभी जून के MTP में किया था. It is correlation between two variables having no causal relationship. The covariance between two variables. Covariance की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, एनीथिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, either positive, negative or zero. Yes. Next, if coefficient of determination, what do you mean by coefficient of determination? R square आपको दिया है 0.64. The regression coefficient of x on y means bxy given है 4. Then byx मांगा है. आपने क्या बोला भाई, r square क्या होता है? byx into bxy. This is 0.64. byx अपन को नहीं पता और bxy दिया है 4. So what is byx? 0.64 divided by 4. 0.16. Good question. If two variables are independent, then their covariance is. अगर variables independent है मतलब उनके बीच में correlation coefficient 0 है. अगर R 0 है तो covariance guarantee 0 है. फॉर्मूला में डाल दो, R इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. R इज 0, ये दोनों उधर गए, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो 0 बन गए, तो कोवेरियंस कितना? 0. द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स रिमेन unchanged. The regression coefficients are not affected by change of origin but affected by change of scale. तो इनको change of origin से फर्क नहीं गिरता. For a 4/7 classification of bivariate data, the maximum number of conditional distributions. तो अगर अपने ऐसा किया, if there are m into n classification, तो number of conditional distribution कितना होता है? m plus n, तो 4 plus 7 11. How many marginal distributions are there? 2. For 10 pair of observations, number of concurrent deviations was found to be 4. What is the coefficient of concurrent deviation? तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है तो अपन को m पता होता है, n-1 होता है, तो 10-1 विच इज 9. c दिया है आपको 4. आपको कॉन्करेंट डिविएशन का वैल्यू निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन. सबसे पहले अपन 2c माइनस m निकालेंगे, तो 2 4 8 माइनस 9 कम्स आउट टू बी -1. अगर 2c माइनस m नेगेटिव आता है तो स्क्वायर रूट के अंदर और बाहर नेगेटिव साइन लेते हैं. तो ये फॉर्मूला क्या है? माइनस, ये ऐसा है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m. वी विल टेक माइनस साइन बिकॉज 2 है लेस देन 0. चल, माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस, ये कितना आया अपन को? -1 अपॉन m है अपना 9, तो माइनस 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 प्लस 1 अपॉन 9. क्या आ रहा भाई? -1. स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, -1/3. मेरी बेबी सम. ओके, जस्ट मैंने ये इसलिए लिया सो दैट RC की एक वैरायटी हो जाए. If the equation of two regression lines are given, then the correlation coefficient between x and y is a good question जो usually आता ही है यार. तो इसमें अपन को वो देखना है कौन byx into bxy less than 1 है. तो let's do, अपन को समझता राइट, अपन छोटा नंबर उधर भेज के बड़े से डिवाइड कर देते हैं. तो इधर मैं 2x को उधर फेंक रहा हूँ, ध्यान से. सो ध्यान देना, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. तो -3y पहले उधर लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 2x इक्वल टू 3y. अब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान देना. 3y इज इक्वल टू 2x लिख सकता मैं इसको, अदली बदली किया सिर्फ. तो y क्या हुआ? 2/3x. तो ये अभी के लिए मेरा कितना है? byx. लेट्स डू हियर. इधर अपन x को उधर अकेला रख रहे, बाकी सब इधर. तो -5x उधर गया, +5x. 4y के साथ 8 आया, तो 4y माइनस 8. नाउ 5 से डिवाइड करते, 4/5 y minus 8/5. So this is pxy which is 4/5. Now let's do
by(x) into bxy which is 2/3 into 4/5 which is 8/15. क्या ये लेस देन 1 है? ओ यस, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. चल, अब ये जो by(x) into bxy है यही कौन है? आर स्क्वायर. तो वी नो आर स्क्वायर है 8/15 टेकिंग स्क्वायर रूट बट पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि तू भी पॉजिटिव तो आर भी पॉजिटिव होगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ 8/15 विच इज आर ऑप्शन बी. क्लियर है? पक्का. चल, एम ऑफ रिग्रेशन कोइफिशिएंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोइफिशिएंट. आप ऐसा बोलेंगे इसको by(x) प्लस bxy अपॉन 2. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर. मॉड भी ले सकते हैं. मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड आर. तो ये क्या है? ये पार्ट अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोइफिशिएंट इज greater or equal to the regression coefficient, sorry, correlation coefficient. पक्का. arithmetic mean of regression coefficient is greater or equal to the correlation coefficient R. चलो नेक्स्ट. गिवन द डेटा, आपको मीन दिया है x बार, y बार दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन मीन सिग्मा x गिवन है, सिग्मा y गिवन है. ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको गिवन है 0.768. क्या मांगा? द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, मतलब y माइनस वाई बार इज इक्वल टू by(x) इंटू x माइनस x बार. y बार कितना है? 70. by(x) ढूंढना पड़ेगा रे बाबा. लेट्स फर्स्ट फाइंड by(x). कैसे निकालेंगे? r है, सिग्मा x और सिग्मा y है, तो ये तीनों को यूज करके by(x) का फॉर्मूला है, याद है क्या? r इंटू by(x) है तो y ऊपर और x y ऊपर x नीचे. r कितना? 0.768. सिग्मा y 5, सिग्मा x 4. तो हाउ मच इज दिस? 0.768 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 कम्स आउट टू बी 0.96. इधर डाल देंगे. नाउ लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई. y माइनस 70 इज इक्वल टू 0.96 इंटू x, 0.96x, 0.96 इंटू 75 कम्स आउट टू बी 72. ये 70 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो क्या होने वाला है? 0.96x माइनस 72 प्लस 70 इज माइनस 2. दिस इज आवर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x विच इज दैट ऑप्शन C. दिख रहा है क्या? यस. चलो, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0.6. तो आपको r दिया है 0.6. If x and y are multiplied by -1 then the coefficient of correlation is. ये चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल वाला समय याद है क्या? अपन ने ऐसा पढ़ा है r ऐसा r u v इज इक्वल टू या r x y इज इक्वल टू b इंटू डी अपॉन मॉड b इंटू मॉड डी इंटू r u v. ऐसा क्लियर? अपन को इधर क्या पता है? r बिटवीन x एंड y आपको गिवन है 0.6. आगे क्या बोला? इफ x एंड y आर मल्टीप्लाइड बाय -1. मतलब क्या हो रहा है? x वाले वैल्यूज को भी आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और y वाले वैल्यूज को भी आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का साइन सेम है. दिख रहा है क्या? जो दोनों पहले फॉर एग्जांपल पॉजिटिव थे अब दोनों भी नेगेटिव हो गए. इफ द साइंस आर सेम देयर इज नो चेंज इन द रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो r पहले 0.6 था तो अभी भी 0.6 होगा. क्यों? दोनों को भी आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली साइन सेम ही रही, तो आंसर चेंज नहीं होगा. एक सेम टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये सेम ही एक्चुअली जून 2017 में भी आया था. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.6 इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय -1 देन देयर इज नो चेंज एक्चुअली. इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.5, तो r दिया है 0.5 x और y के बीच में. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 2x - 4 एंड 3 - 2y. अब ध्यान से इधर देखना, 2x - 4 एंड 3 - 2y. अपन सिर्फ x और y के कोएफिशिएंट की साइन देखेंगे. x के आगे नंबर है 2 विच इज पॉजिटिव, y के आगे नंबर -2 विच इज नेगेटिव. सिंस दे हैव ऑपोजिट साइन, r जो भी वैल्यू है उसमें साइन चेंज होगी. मतलब r 0.5 दिया है ना, तो अब इनका जो r आएगा वो -0.5 आएगा. समझा? इफ इनके कोएफिशिएंट की साइन ऑपोजिट है तो r की साइन चेंज होती है. तो इधर आंसर आया -0.5. वेरी इंपॉर्टेंट. द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, अगेन सेम टाइप के क्वेश्चन है यार, एक दो वैरायटी मैंने जानबूझ के लिया है शायद. r है अपना -0.38. उसने बोला द लीनियर रिलेशन बिटवीन u एंड v आर गिवन.
व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v? फिर से अपन साइंस देखेंगे, ध्यान से देखा, 3x प्लस 5u इज 3, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। अपन ने बोला 5u कितना बे, माइनस 3x प्लस 3, तो u कितना, माइनस 3/5x प्लस 3/5। अब दूसरे की बात करते हैं, माइनस 8y माइनस 7v इज 44, तो 7v उधर फेंक रहा मैं, तो पॉजिटिव बनेगा, माइनस 8y और 44 भी इधर आया तो माइनस 44, समझा ना, माइनस 7v टेक ऑन द अदर साइड, इट विल बिकम प्लस, इधर माइनस 8v और 44 आया, ओके, तो v कितना, माइनस 8/7y माइनस 44/7। इज दिस क्लियर? पक्का ध्यान से देख। तो अपन ने क्या किया, इधर से पहले u इधर रखा, x को उधर फेंका, x का कोएफिशिएंट क्या आया आपको, नेगेटिव आया। इधर अपन ने v को एक साइड रखा, y को उधर फेंका, अगेन द कोएफिशिएंट केम आउट टू बी नेगेटिव। सिंस बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई चेंज होगा नहीं, तो आंसर माइनस 0.38 था, तो अभी भी माइनस 0.38 ही रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, टू वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड एज, तो x एंड y का रिलेशन दिया है 4x प्लस 3y इक्वल टू 7, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज, ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब लाइन का इक्वेशन दिया है 4x प्लस 3y इक्वल टू 7, मतलब गारंटी परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव में से कुछ एक है। अभी अपन ने कैसे किया है, अपन ने इसको ऐसा किया हुआ है, अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में आप लिखते हो, x का कोएफिशिएंट b अगर पॉजिटिव है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है। चल इधर से करते हैं, तो अपन किसको अरेंज कैसे करना है, y एक साइड रखते, तो 7 माइनस 4x हुआ, अब y कितना हुआ, 7/3 minus 4/3x. This coefficient is negative, hence there exists perfect negative correlation. Next, क्या बोल रहा है, if r is equal to 0.2, कोवेरियंस दिया है, वेरियंस ऑफ x दिया आपको, सिग्मा y मांगा है। देख किसके बीच का रिलेशन, r कोवेरियंस एंड सिग्मा x सिग्मा y बेसिकली। तो अपन को क्या पता है, व्हाट इज r, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। सिग्मा आपको देख वेरियंस ऑफ x दिया है 9, इससे सिग्मा x कैसे आएगा बे, वेरियंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। अब सब कुछ इधर डालते हैं, r 0.28, कोवेरियंस अपना 7.6, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 3 है, तो सिग्मा y आ जाएगा। तो इधर से व्हाट इज सिग्मा y, 7.6 अपॉन 3 इंटू 0.28, 3 इंटू 0.28, इसको डिवाइड कर 7.6 डिवाइडेड बाय ये वाला आंसर कितना, 9.04 आ रहा है, ऑप्शन बी। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद इंडेक्स नंबर्स। क्या बोल रहा है, द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस एट अ प्लेस इन 2008 इज 355 विद 2003 एज बेस, दिस मींस देयर हैज बीन एन एवरेज -% इंक्रीज इन द प्राइसेस। देखो अभी बेस ईयर में हमेशा अपन 100 अज्यूम करते हैं सीएल या इंडेक्स नंबर, अब 2008 में हो गया वो 355, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 100 से कितना इंक्रीज हुआ है, 255 इंक्रीज हुआ है। तो जो भी दिया रहेगा, जैसे 355 उसको 100 से सब्ट्रैक्ट करना, कितना है 255, उतना परसेंट इंक्रीज हुआ रहेगा। तो अब देख रहे देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 255% इंक्रीज इन द प्राइसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following option does not contain the proper use of index number? Index numbers is helpful in policy determination. Yes, ये आप रेफर कर सकते हो, ये अपने मॉड्यूल का ये यार। नेक्स्टली, इट इज यूजफुल इन फोरकास्टिंग। यस, इट इज इक्वली यूजफुल इन ऑल कंडीशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। नो, इट इज हेल्पफुल इन कंपैरिजन। यस, इंडेक्स नंबर तो अपन कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, तो यही एक है मात्र जो प्रॉपर यूज नहीं बता रहा है इंडेक्स नंबर्स का। नेक्स्ट, weighted geometric mean of relative formula satisfies time reversal test। बाय हार्ट किया है अपन ने सब टेस्ट और जो भी है, और उनके क्या कौन से इंडेक्स नंबर से जो उनको सेटिस्फाई करते हैं वो अपन को रटना है भाई। नेक्स्ट, द बेस्ट एवरेज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स इज ज्योमेट्रिक मीन। कैसे समझा, बिकॉज फिशर्स इज आइडियल इंडेक्स नंबर, वो भी ज्योमेट्रिक मीन होता है भाई। तो ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज, और रेशियोज अगर अपन कंसिडर कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स इन द ईयर्स 2015 एंड 2020-21 दिया हुआ है 97.5 और 115। द सैलरी ऑफ अ वर्कर इन 2015 इज रुपीज 19,500। हाउ मच एडिशनल सैलरी बोला 2021 में टू मेंटेन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अपन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, क्या 19,500
इंटू 115 अपॉन 97.5 कर ले। चलिए करते, क्या बोला 19,500 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 97.5, दिस कम्स आउट टू बी ₹23,000। उसने बोला एडिशनल कितना, तो 19,500 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले, तो एडिशनल कितना लग रहा भाई 3,500 इज द एडिशनल सैलरी जो उसको 2021 में देना पड़ेगा, सो दैट ही मेंटेन्स सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई चल सही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर 5 ग्रुप्स कंबाइन फाइंड द जनरल इंडेक्स। तो आपको क्या दिया है, वेट दिया है और इंडेक्स नंबर दिया है, डब्ल्यू दिया है और आई दिया हुआ है जनरल इंडेक्स। तो आपको क्या बोला, फाइंड द जनरल इंडेक्स। तो कैसे निकालेंगे, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। वेट का टोटल मार दे, 35 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 22, दिस कम्स आउट टू बी 100। अब आपको क्या चाहिए, आई डब्ल्यू का समेशन, तो मल्टीप्लाई कर दे, करे फटाफट। 35 इंटू 425 इक्वल टू 15 इंटू 235 इक्वल टू 20 इंटू 215 इक्वल टू 8 इंटू 115 इक्वल टू 22 इंटू 150 इक्वल टू, जीटी दबाया 26920 आ रहा है, उसको अगर अपन 100 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 डेसिमल शिफ्ट किया 269.2 आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लास्ट 2 क्वेश्चन। द सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। फाइनली the weight average of price relative of commodities when weight is equal to commodities in base year, when weight is equal to commodities in base year, तो ये कौन सा इंडेक्स नंबर होता है भाई, लास्पेस प्राइस इंडेक्स नंबर्स में वेट होता है बेस ईयर क्वांटिटीज, पैस्टेज में होता है करंट ईयर क्वांटिटीज। मैंने इजी क्वेश्चंस लिया था क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें फिशर ये वो सब कैलकुलेट किया जो अपन ने लेटेस्ट पीवाईक्यूज में और पिछले सेंचुरीज में किया, तो ये थोड़ा सा इजी। चलिए इधर अपना स्टैट्स का सेंचुरी खत्म होता है। होप यू हैव एंजॉयड इट। प्लीज डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। कीप प्रैक्टिसिंग। परफेक्ट। जय हिंद।